Hello everyone, welcome all of you in this online class of mathematics। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर को रियल नंबर में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था पूरे चैप्टर्स को, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ एंड एलसीएम, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, और लास्ट में हमने कुछ इरेशनल नंबर को भी हमने देखा था। उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी डिस्कस किया था। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुपद। तो बच्चों बहुपद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन अच्छी खासी आती है। आई थिंक 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब इस साल का अभी मार्किंग स्कीम फिलहाल अभी आया नहीं है सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि इस साल आपको पता है कि सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया गया है, तो फिर भी चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और बहुपद से रिलेटेड अलग कंसेप्ट्स। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस इस पे। तो पहले हम लोग आज कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि बहुपद से रिलेटेड क्या क्या उसका कंसेप्ट है, क्या क्या उसका संप्रत्यय है। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहला बहुपद के बारे में कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद यहां देखो बच्चों लिखा हुआ है, x में बहुपद x में अगर होगा तो चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल धनात्मक पूर्णांक, देखो बच्चों जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, जहां मैं घेरा लगा रहा हूं, समझो वो इंपॉर्टेंट चीज है। धनात्मक पूर्णांक घात की आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि देखो सबसे पहले यहां समझना यह है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है सर, देखो तो व्यंजक कहने का मतलब यह हुआ यदि कोई संख्या है 2, 3, 4, मतलब ये क्या है, हमारा चर है। चर क्या होगा, जो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, और एक होता है अचर जिसका वैल्यू चेंज ना हो। तो देखो 1, 2, 3 ये सब क्या है, हमारा अचर है। क्या है, अचर है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। और एक होता है चर राशि और अचर राशि। चर राशि में क्या होता है, यानी वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू हमेशा क्या है, जिसका मान क्या होगा, बदलते रहता है। जैसे अगर x जो भी अल्फाबेट होता है, हम ABCD XYZ कुछ भी मानते हैं, तो वो क्या होता है, चर राशि होता है। खास करके XYZ कॉमन है जो अक्सर बुक में मिलता है हमें, या अब जरूरी नहीं कि XYZ हो या PQR हो, कुछ भी हो सकता है ABCD, ठीक है। तो ये हुआ चर और अचर राशि। अब देखो चर और अचर राशि जब मिलते हैं और साथ में क्या मिलेगा, मैथ का 4 महत्वपूर्ण हीरो जिसे बोलते हैं, कौन है वो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी योग, अंतर, गुणा और भागफल जब हम करते हैं साथ में नंबरों के साथ, तो क्या हमारा बनता है, बीजीय व्यंजक। आ रहा समझ में, यानी कि बीजीय व्यंजक क्या हुआ सर, तो इन तीनों का सम्मेलन एक व्यवस्थित रूप में जब रहेगा तो क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक, जहां पे अचर राशि, चर राशि और साथ में ये मैथ के जो हीरो हैं 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्योंकि देखो इनके बिना मैथ पूरा नहीं है, क्योंकि मैथ का मतलब ही होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में, गणना में हमें इसकी बहुत जरूरी होती है। तो आ रहा बच्चों, तो देखो अब मैं कह रहा हूं कि वैसा बीजीय व्यंजक है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो आरोही या अवरोही क्रम में। मतलब ये बीजीय व्यंजक तो होंगे, कोई भी बीजीय व्यंजक, जैसे मान लो हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y, ये क्या हो गया, हमारा एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। हमने लिया 2x प्लस 3, ये भी क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक है। यानी बीजीय व्यंजक कहने का मतलब ये हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जहां पे चर और अचर राशि आपस में मिले हुए हैं, और साथ में ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस बीजीय व्यंजक में
अगर एक ही संख्या हो, जैसे मान लो सिर्फ हमने बोला 2, तो इस जो संख्याएं हैं इसको हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद, यानी कि टर्म। तो अगर एक टर्म हो यानी एक पद हो तो हम बोलते हैं एक पदीय। आगे हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में। तो ये क्या है हमारा? एक पदीय। अगर दो है, जैसे यहां देखो 1 और 2, अब डिपेंड करता है कि सर 2 कैसे पहचानेंगे? 2 तो यहां भी था 2 × x, नहीं। तो जब प्लस और माइनस से डिफर रहेगा, प्लस और माइनस से अलग किया हुआ रहेगा 2 पद, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विपद। अगर इसी तरह से 3 पद रहा, जैसे कि 3x² प्लस 4x - 3। अब देखो प्लस और माइनस, यहां 3 अलग अलग पद है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इसी तरह से देखो, पहला जो होता है उसको एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन सर अगर 3, 4, 5 से भी ज्यादा रहा तो क्या बोलेंगे? तो उसी को हम बोलते हैं बहुपद। उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल। मतलब एक से ज्यादा अगर हमारा पद हो तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखो मैंने क्या बताया कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x में हो, अब जरूरी नहीं कि x में ही हो, y में भी रह सकता है। बीजीय व्यंजक ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x में ही रहे, बस ये यहां लिखा है कि अगर x में है तो x का जो घात होगा वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? धनात्मक। यानी कि सर इसे हम ये भी सीखे कि यदि कोई हमारा व्यंजक है, जैसे देखो हमने लिखा यहां पे, अभी किस रूप में रहता है? पहले ये देखो किस रूप में रहता है? a0, इसको a0 पढ़ते हैं, फिर a1x, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है यहाँ पे पावर भी बढ़ते जा रहा है, घात उसका बढ़ते जा रहा है, a2x² प्लस डॉट 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 प्लस anxn। इस रूप में या तो ये आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। यहां देखो बच्चों, पहले x की घात क्या थी? कुछ नहीं थी। पहला जो टर्म है इसमें x की घात क्या है? कुछ नहीं है, 0। दूसरे में कितना है? कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है n तक, यानी कि nवां पद तक ये क्या जा रहा है? xn। यानी इस तरह से क्या है? ये आरोही क्रम में है। अब कोई जरूरी नहीं कि ये आरोही क्रम में ही लिखा रहे, आरोही क्रम में भी रह सकता है और अवरोही क्रम में भी रह सकता है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो मैंने क्या बोला, पहले यहां ध्यान से देखो एक बार। देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो जिसमें चर राशि अचर राशि दोनों मिक्स हो और साथ में क्या हो? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हो, प्लस माइनस गुना भाग सब लगा हुआ हो। अब जैसे मान लो हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहां पे भी a b c क्या है? ये जो a b c है ये क्या होता है? ये अचर होता है। क्या होता है? अचर राशि होता है। और जो x ये लगा हुआ है ये क्या है? चर राशि। अब लोग सब दोनों तो दोनों, आप a b c d ये सब दोनों तो अल्फाबेट ही है, दोनों क्या है? वर्णमालाएं हैं। लेकिन ये तो मैं एक दिखाने के लिए लिखा हूं, जब इसको लिखेंगे हम तो यहां नंबर रहेगा इसकी जगह पे। ये क्या होते हैं? हमारे वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन ये क्या रहता है? चर राशि। जैसे एग्जांपल इसके लेते हैं, 3x² प्लस 2x - 4। अब देखो बच्चों ये जो है हमारा क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद में भी कैसा है ये? तो 3 पदों वाला है, तो इसे हम त्रिपद भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिपद। तो देखो 3 पद है इसमें, पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ और तीसरा पद ये हुआ। तो यहां पे जो x के बगल में जो संख्या गुना किया रहेगा, x के पहले जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। इंग्लिश में से कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ओके, आ रहा है यहां तक समझ में? तो देखो मैंने क्या बोला, यदि कोई बीजीय व्यंजक है और वो इस रूप में लिखा हुआ, या तो आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में क्या हो? x की पावर, यानी या तो असेंडिंग में ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। यानी देखो यहां पे पावर 2 है घात इसका, यहां घात 1 है और यहां घात कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब शून्य है।
ठीक है, क्योंकि किसी का भी घात अगर शून्य है तो इसका मतलब क्या होता है 1। तो यहां पे देखो c इंटू एक्स का पावर 0 है, इसका मतलब c इंटू 1, तो c हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं c को इस तरह से। आ रहा है बच्चों समझ में? तो देखो 2 1 0, घात क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, तो घटते क्रम में भी जाए मतलब अवरोही क्रम में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो या तो x का जो घात है वो अवरोही क्रम में जाएगा या फिर आरोही क्रम में आएगा। तो इस तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो यहां पे नोट करने वाली है वो ये है कि जो घात होगी वो सारी की सारी घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि ना तो यहां पे देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन पूछता है इस पे, जैसे मान लो ऐसा लिख दिए 3√x प्लस 4, क्या ये सर हमारा बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, देखो हमने बोला कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घात। अब यहां घात देखो क्या होगा, इसे अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 3√x को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 4। अब देखो यहां जो घात है वो क्या है, यहां तो भिन्न हो गया, यहां पे जो घात है वो क्या है, भिन्न है। तो भिन्न तो सर आपने बताया नहीं बताया क्योंकि होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां, अच्छा अगर यहां माइनस भी दे देंगे हम, 3x की पावर -2 प्लस x स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां x की घात क्या आ गया, -2, तो ना तो ऋणात्मक संख्या आएगी घात में और ना ही भिन्न आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें बहुपद अगर x में लिखा हुआ है, बहुपद चर x में लिखा हुआ है, तो उसके जो x के घात होंगे वो क्या होंगे, या तो आरोही क्रम में होंगे और अवरोही क्रम में होंगे, और जो घात होगा वो साथ ही साथ क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो बच्चों, पूर्णांक में क्या होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। तो आपने बोला सर कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए, तो क्या हम 0 लिख सकते हैं? बच्चों 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0 कहां नहीं लिखेंगे, तो जो हमारा सबसे पहला कहो या सबसे लास्ट कहो। जैसे देखो मान लो हमने लिखा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x -3, तो यहां पे तो x पावर 0 ही है, यहां पे घात क्या है, 0 है, तो ये हो सकता है। अगर इसी को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, इसको पहले फिर से, तो वहां पे भी आरोही क्रम में वो चलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जो गुणांक होंगे वो इसके गुणांक 0 हो सकते हैं, इसके भी गुणांक 0 हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे उच्चतम घात होगी, यानी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, उसका गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका ही गुणांक 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया ना। अगर इसका ही गुणांक 0 हमने कर दिया बच्चों, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा पूरा। अगर ये 0 हो गया तो फिर जो हमारा बहुपद दिया रहेगा वो कितने डिग्री का है, ठीक है, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। अब सर डिग्री क्या है, तो आइए देखते हैं हम लोग, एक बार हम लोग चलते कंसेप्ट पे। देखो बच्चों, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यहां तक हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो आगे देखो, तो किस रूप में रहेगा, तो a0 a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 प्लस anxn के रूप में कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी कोई भी बीजीय व्यंजक हो और इस रूप में लिखा रहेगा, चाहे वो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, साथ ही साथ जो x की घात होगी वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ना तो भिन्न होगा और ना ही ऋणात्मक घात होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा, चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने बोला 4z स्क्वायर प्लस 2, क्या ये बहुपद है सर? क्यों है? तो क्योंकि यहां पर बोलो सर यहां x नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि x हो,
एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। आ रहा समझ में? ओके, अब आगे देखते हैं। जहां ए नॉट, यहां देखो बच्चों, ए नॉट, ए वन, ए टू डॉट 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 ए एन वास्तविक संख्याएं, मैंने बताया आपको कि ये जो संख्याएं हैं जो x में गुना किए गए हैं, ये क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि जो x का जो उच्चतम घात होगी उसका गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है। n क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, ये जो पावर है, जो घात है, वो कभी भी धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए, ऋणात्मक या भिन्न के रूप में कभी नहीं होगी। आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए नॉट, ए वन, ए टू तथा डॉट 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 ए एन को बहुपद का गुणांक कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया इसके बारे में। गुणांक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। गुणांक को क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट कहते हैं। और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात यानी पूरे बहुपद का घात या डिग्री कहते हैं। इसी को हम पावर बोलते हैं, इसी को इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसी को डिग्री भी कहते हैं। लेकिन किसका, बहुपद का। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई इक्वेशन है, जैसे मान लो 1/2 x5 प्लस 2x4 प्लस 3x3 प्लस 1/4 x² प्लस 2x, ये दिया हुआ है। आगे भी लिख लो एक 4। अब देखो ये क्या है, एक बहुपद है। अब यदि कहा गया कि इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का घात यानी डिग्री क्या है, तो मैंने बताया भी जस्ट कि बहुपद का घात वो होता है जो इस पूरे बीजीय व्यंजक में x का उच्चतम घात होगा। तो बच्चों x का यहां पे उच्चतम घात क्या है, यहां पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब x⁻0, यहां पे 1, यहां क्या है 1 है, 2 3 4 5। तो बच्चों बताओ कि उच्चतम घात कौन सा होगा, सर 5 होगा, हमें दिख रहा है। तो जब x अगर ये उच्चतम घात 5 है, तो यानी पूरे बहुपद का जो हमारा घात होगा वो क्या होगा, 5। यानी लिख सकते हैं यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 5, यानी कि बहुपद का घात क्या होगा बच्चों, हमारा 5 होगा। ओके, यानी इसी डिग्री को हम दो और नाम से जानते हैं, पावर कहते हैं, पावर ऑफ पोलिनोमियल, या इसी डिग्री को हम और बोलते हैं इंडेक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? तो ये है हमारा पोलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन कि पोलिनोमियल क्या किसे कहते हैं, पोलिनोमियल में क्या कितने टर्म्स होते हैं। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हम किसे बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो। हमने अभी जस्ट बताया कि यदि बहुपद जो हमारा है, अगर जैसे मान लो इस तरह रहा -3x² प्लस x प्लस 1/2x5 प्लस 4, अगर ये दे दिया जाएगा और कहेगा क्या ये बहुपद है, तो बहुपद तो है क्योंकि बहुत सारे पद हैं इसमें, तो ये बहुपद होगा। लेकिन क्या ये मानक रूप में है, नहीं। मानक रूप में क्यों नहीं है बच्चों? अब कोई बोलेगा कि सर आप यहां पे 1/2 लिख रहे हो, अभी तो आपने बोला था भिन्न नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैंने भिन्न बताया था, लेकिन भिन्न किसके लिए बताया था, घात हमारा भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी पावर जो है, चर राशि की जो पावर है वो हमारा भिन्न नहीं होना चाहिए, ना ही वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहां पे हम ये गुणांक को हम फ्रैक्शन या माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं, गुणांक के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पे क्या हो गया, ये हमारा बहुपद तो है, लेकिन ये क्या ये मानक रूप में है, मानक रूप में। तो मानक रूप में कब होता है, जब x की घात या तो
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ x की जो घात है यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 आ गया, तो हमें लगा कि अच्छा ये अवरोही क्रम में जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिर 5 आ गया, अरे ये तो इससे भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ना तो ये आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में है, तो इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद है, लेकिन बहुपद का मानक रूप नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे सर? तो हम या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख दो। तो क्या करेंगे, 1/2 x की पावर 5, फिर 5 से छोटा कौन, 4 वाला। तो 4 है कहीं नहीं, 4 नहीं है। तो देखो x की घात 3 वो भी नहीं है, x की घात 2 है, तो -3x², फिर x की घात 2 हो गया तो 1 वाला आना चाहिए, 1 देखो यहां है प्लस x, और फिर x 1 के बाद 0 आना चाहिए। तो 0 किस में होता है, इसमें। तो देखो ये क्या हो गया, 4। ये हो गया हमारा बच्चों बहुपद का मानक रूप। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, बहुपद क्या होता है, गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद का हम लोग गुणांक किसे बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक करके बहुपद के बारे में बेसिक। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुपद से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं अब आगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद आरोही क्रम में होता है या अवरोही क्रम में होता है, बहुपद के घात के बारे में पढ़ा हमने कि जो हमारे चर राशि का, जो चर x का उच्चतम जो घात होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग यहां पढ़ेंगे कि बहुपदों का वर्गीकरण। ये हम ऐसे मैं थोड़ा बहुत इसके बता चुका हूं इसके बारे में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, हमने क्या बताया था कि जिस बहुपद में अगर एक ही पद हो यानी एक ही टर्म हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा मोनोमियल। चलिए देखते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी क्या हुआ, वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही पद होगा, एक ही पद मतलब एक ही टर्म रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आइए दूसरा देखते हैं। द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। अब तो नाम से पता चल रहा है द्विपदी, द्विपदी का मतलब दो पद वाला, बाइनोमियल, बाइ का मतलब क्या होता है, दो, ओके, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, और ट्राई का मतलब तीन, ओके। तो देखो हमने क्या देखा यहां, द्विपदी बहुपद रहेगा सर, तो दो पद वाले बहुपद ही द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिसमें दो पद होंगे, जैसे एग्जांपल में देता हूं, देखो अगर एक पद वाला तो हम सीधे लिख देंगे 2x, ये हो गया हमारा मोनोमियल। और देखो -4, ये भी हमारा बहुपद है मोनोमियल, यानी एक पदी। 1/2x, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा एक पदी बहुपद। अच्छा, अगर द्विपदी की बात करें तो यानी उसमें दो पद होंगे और आपस में प्लस माइनस से जुड़े हुए रहेंगे। तो देखो द्विपदी का, जैसे हमने द्विपदी का लिखा 2x + 3, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा द्विपदी बहुपद। क्यों, इसमें दो पद, देखो एक पद तो ये हो गया और प्लस के साथ ये जुड़ा हुआ है 3, ये हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, हमारे द्विपदी बहुपद, ओके, यानी बाइनोमियल। अच्छा, इसी तरह ट्राइनोमियल में क्या होगा, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखो अब इसमें तीन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ax + by + c, ये भी क्या है, हमारे बहुपद है। लेकिन अब बोलो सर यहाँ दो दो चर राशि हो गया, तो बहुपद तो हो सकते हैं ना, बहुपद तो हो सकते हैं, हाँ, ये मानक रूप में नहीं है। क्यों, मानक रूप में बहुपद तब होता है जब किसी एक ही चर में हो। जैसे हम ऐसे लिख सकते थे ax² + bx + c, तो ये क्या हो गया, हमारा मानक रूप में हमारा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया, और इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। ओके बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हमने पढ़ा कि पदों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण। तो हमने देखा तीन तरह के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी और तीन पदी, त्रिपदी जिसे बोलते हैं। यानी तीन पदों वाला बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ओके, आगे आते हैं बच्चों, देखो
हम लोग आगे फिर बहुपद को और बांटते हैं किसमें, शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल क्या होगा सर, क्या उसमें जीरो पद रहेंगे? देखते हैं। देखो जिस बहुपद में, ध्यान से देखो बच्चों, जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है, यानी गुणांक के बारे में बात कर रही है। यानी ये देखो, अगर x का गुणांक ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एक्स जीरो, y का गुणांक जीरो हो जाए तो जीरो इंटू वाई जीरो, और c ये भी जीरो हो जाए तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा बच्चों, जीरो। यानी कि वैसा बहुपद सर जिसमें सभी गुणांक ही जीरो हो, यानी जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, शून्य बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ जीरो लिख दो। सिर्फ जीरो क्या हो गया हमारा, जीरो बहुपद, क्योंकि ये भी बहुपद है, एक पद की तरह है तो, लेकिन क्या है, जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो बहुपद। ओके, जीरो बहुपद यानी शून्य बहुपद बोलेंगे, यानी जीरो पोलिनोमियल। आ रहा बच्चों समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। अब देखो नाम से भी चल रहा है कि अचर, यानी इसमें चर राशि का कहीं जिक्र ही नहीं है। अचर मतलब सिर्फ उसमें अचर राशि ही रहेगी। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट मौजूद हो, यानी अचर राशि मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अचर बहुपद। यानी जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जिसे वो वास्तविक संख्या, जो किसी वास्तविक संख्या हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। आ रहा बच्चों समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं? तो देखो ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर राशि ही मौजूद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अचर राशि कहने का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो। अब जरूरी नहीं कि वहां पूर्णांक की बात करें, वहां पे वास्तविक संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 1/2 रहे, ये भी क्या है हमारा, अचर बहुपद। अगर हमने बोल दिया -2 तो ये भी क्या है हमारा, अचर बहुपद। अगर हमने बोला √2 तो ये भी क्या है हमारा, अचर बहुपद। यानी इस तरह का कोई भी संख्या अगर हम लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अचर बहुपद। आ रहा बच्चों समझ में? इसमें चर राशि कहीं नहीं रहेगी, इसमें x y z वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और शून्य बहुपद क्या होता है, तो वैसे बहुपद जिसके सभी चर राशियों के गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। यानी अगर एक शून्य हम लिख दें तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जीरो बहुपद, यानी जीरो पोलिनोमियल। आ रहा बच्चों समझ में? ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब कह रहा है कि बहुपद के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा बहुपदों का वर्गीकरण पदों के आधार पे। अब यहां पे घात के अनुसार पढ़ेंगे कि घातों के अनुसार बहुपद की जो घात होगी उसके अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं बहुपद के प्रकार में, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, एक घाती बहुपद। घातों के आधार पे मैंने क्या बताया, पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, पदों के आधार पे। पदों के आधार पे जो हम बहुपद का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा हमने, एक पदीय, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किस पे, घातों के आधार पे। घातों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ेंगे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती और चतुर्थ घातीय बहुपद। देखो बच्चों इसमें क्या है, तो पहला है एक घाती बहुपद। अब एक घाती बहुपद का मतलब क्या हुआ, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि वैसा बहुपद सर जिसमें सिर्फ एक घात होगा। यानी कि एग्जांपल देते हैं सर, ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो पहला का एग्जांपल, ax + b, इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखो जहां पे a और b क्या है, a और b हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, गुणांक है, अचर राशि है। x क्या है हमारा, चर राशि है। x क्या है यहाँ पे, चर है। और इसका जो घात हो है कितना, घात 1 है। घात कितना है, 1 है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल, यानी एक घाती बहुपद। आ रहा समझ में? अच्छा, अगर यहीं पे मैं कर दूं 2, अगर मैं यहीं पे कर दूं, देखो इधर यहाँ पे ax² + b,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब बोलो सर आप तो सिर्फ वही लिखे, यहां पर सिर्फ दो लिख दिए। तो जी हां, चूंकि मैंने घात को बदल दिया, मैंने क्या किया, घात को बदल दिया। तो जब घात को मैंने बदला बच्चों, तो ये द्विघाती हो गया, द्विघाती हो गया। और द्विघाती का मतलब क्या होता है? दो घात वाला बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा बच्चों तक समझ में? द्विघाती बहुपद। अच्छा, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो अंतर समझो, द्विघाती बहुपद और द्विपदीय बहुपद में अंतर। देखो ये भी द्विघाती है और ये भी द्विघाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का घात क्या है? 2 है। इसमें भी घात क्या है? 2 है, और इसमें भी घात क्या है? 2 है। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखो यहां भी 2 घात, यहां भी 2 घात, यानी दोनों का दोनों क्या है? द्विघातीय बहुपद है, यानी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा क्या कहलाता है? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय, द्विपदीय क्यों कहलाएगा? क्योंकि सर यहां पे सिर्फ 2 ही पद है, यहां क्या है? सिर्फ 2 ही पद है, ओनली 2 टर्म्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। आ रहा बच्चों समझ में? लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है सर? द्विघाती बहुपद तो ये भी है। द्विघाती क्यों? क्योंकि घात इसका 2 है, इसका घात क्या है? 2 है। तो लेकिन ये क्या, ये द्विपदीय बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से 3 पद है। देखो 1 2 और ये 3, तो जब 3 पद हो गया तो ये कैसा हो गया? त्रिपदी, त्रिपदीय बहुपद। यानी कि ये क्या है? ट्राइनोमियल है, और ये क्या है? बाइनोमियल है। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वो क्या था जो हमने पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो पदों के आधार पे वर्गीकरण था। वो क्या था? पदों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण। और ये क्या है? घातों के आधार पे। घात का मतलब पावर, घात का मतलब क्या हुआ बच्चों? पावर। यानी किसी चर राशि का घात कितना है, उसके आधार पे हम बहुपदों को क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो यदि एक घात है तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एक घातीय बहुपद। अच्छा, अगर 2 घात वाला है तो क्या होगा? तो 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। हमने देखा एग्जांपल यहां बच्चों, देखो दोनों में अंतर समझो। ये भी द्विघातीय है, ये भी द्विघातीय, क्योंकि घात दोनों का 2 है, लेकिन द्विघाती में ये द्विपदीय है और ये त्रिपदीय है। आ रहा समझ में अंतर? चलो तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है फिर त्रिघातीय बहुपद। अच्छा, त्रिघातीय बहुपद में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं बच्चों। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला क्या कहलाएगा? त्रिघातीय। अगर 1 घात वाला है तो एक घातीय, 2 घात वाला है तो द्विघातीय, और 3 घात वाला है तो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत बच्चों? तो त्रिघातीय, इसका एग्जांपल दीजिए। तो देखो ax3, अब घात 3 है तो हम 3 देंगे। फिर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी त्रिघात का है। अच्छा, ये तो एक हो गया। दूसरा देखो एग्जांपल, ax3 प्लस d, ये भी क्या है? हमारा त्रिघातीय है। ये भी क्या है? त्रिघातीय बहुपद है, जिसमें बीच का 2 शून्य है। कोई बात नहीं, ये भी त्रिघातीय हो जाएगा। ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस d, ये भी हमारा त्रिघातीय है, क्योंकि इसका चर राशि का जो उच्चतम घात क्या है? 3 है, तो ये भी हमारा त्रिघातीय कहला जाएगा। अब देखो बच्चों, त्रिघातीय है, लेकिन जब पद के अनुसार बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ पदीय, यानी बहुपद कहेंगे इसे। ये क्या है? द्विपदीय, 2 पद है इसमें, और ये क्या है? त्रिपदीय। आ रहा बच्चों समझ में? तो घात के अनुसार अलग बहुपद होता है और पद के अनुसार अलग होता है, दोनों का वर्गीकरण अलग अलग, एक जैसा नहीं है। अच्छा, चौथा देखो बच्चों, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ का मतलब क्या हुआ? 4 घात जिसका रहेगा, यानी देखो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसे बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। अब देखो एक चीज बच्चों यहां समझो थोड़ा सा, देखो बहुपद का जितना घात होता है, बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, उतना ही उसका हल होता है। जैसे मान लो अगर एक घात रहेगा, अगर एक घात रहेगा, अगर एक घात है
तो इसका हल कितना आएगा 1। अगर 2 घात है तो इसका 2 हल आना चाहिए। आ रहा बच्चों समझ में? तो जैसे मान लो हमने अगर दिया ax² प्लस bx प्लस c, ये एक हमारा बहुपद है, तो हम बोलेंगे इसका कितना हल आएगा, यानी x का कितना हल आएगा, तो इसका हल कितना आएगा 2। x का 2 मान आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो 3 4 आ जाए, -3 4 आ जाए, या 3 1/2 आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 2 आंसर आएगा हमेशा। क्यों? तो ये जान लो, किसी भी समीकरण में या किसी भी बहुपद में x का जो उच्चतम घात होता है, जो बहुपद का घात होता है, वही उतना ही हमारा आंसर आता है। तो अगर ax प्लस b है सर, तो इसमें कितना आएगा, तो यहां देखो x का घात कितना है 1 है। अगर 1 घात है तो 1 उत्तर आना चाहिए, तो यहां पे x का वैल्यू कितना आएगा 1 कोई आएगा, 1 ही आंसर आएगा। लेकिन यहां पे 2 है तो यहां पे 2 मान आएगा। इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहां पे हम देखेंगे किस तरह से शून्यक और गुणांकों में संबंध देखेंगे। इसमें हमें देखना है कि शून्यक और गुणांकों में अंतर संबंध देखेंगे। देखो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध को दर्शाना है। तो अब देखो बच्चों, ax प्लस, अब लोग शून्य किसे कहते हैं सर? शून्य का मतलब क्या हुआ? शून्य का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो शून्य का मतलब क्या होगा, यानी शून्य का मतलब यह हुआ कि x का मैं यहां पे क्या मान पुट करूं जिससे इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। x का मैं क्या मान पुट करूं, x का मैं क्या मान रखूं जिससे पूरे बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वही क्या कहलाता है इस बहुपद का शून्य। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x -4 = 0, यानी कि x के जगह पे मैं क्या पुट कर दूं कि 0 हो जाए। तो देखो अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 -4, तो 2 2 जा 4 -4 क्या हो जाएगा बच्चों 0। यानी यहां पे x का या इस बहुपद का शून्य क्या है, तो 2 है, क्योंकि 2 अगर x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या आ जाएगा 0। तो ये हम निकालेंगे कैसे? देखो निकालेंगे कैसे, तो मान लो जैसे ax प्लस b एक बहुपद है जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें घात क्या है 1 है। तो इसका जब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो ax प्लस b को हम शून्य के बराबर दिखा देते हैं, दिखा दिए इस तरह से। अब क्या होगा, जब ये प्लस b जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -b, यानी ax बराबर क्या हो जाएगा -b। आ रहा बच्चों समझ में? अब देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा -b/a, यानी ये हो गया हमारा शून्य और गुणांकों में संबंध। यानी कि अगर शून्य निकालना हो तो हम गुणांकों को इस तरह से लिखेंगे x के जगह पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा बहुपद का मान। आ रहा बच्चों समझ में? तो रैखिक बहुपद में हम इसी तरह करते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कैसे करेंगे? तो देखो द्विघात बहुपद हमेशा इस रूप में लिखा रहता है, पॉलिनोमियल इन x, इसको पढ़ेंगे x में बहुपद। इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुपद x में या x में बहुपद को इस रूप में लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि अगर इस तरह से रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से रहा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जिसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, 2 दे देता है इसका शून्यक अल्फा और बीटा। मान लेते हैं 2 शून्यक है अल्फा और बीटा कि यदि, क्योंकि हमने 2 शून्यक क्यों है, अभी मैंने बताया कि जितना घात रहेगा उतने उसके उत्तर होंगे। तो यहाँ पे 2 घात है तो 2, यहाँ 1 घात था तो 1 ही आया -b/a, एक ही आंसर था। यहाँ पे 2 घात है तो 2 यहाँ उत्तर आना चाहिए। आ रहा समझ में? तो चूंकि यहाँ पे 2 घात है तो 2 शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अब जो अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना हो, यानी शून्यों का, दोनों के शून्य का क्या करेंगे, योग निकालना होगा, तो निकालते हैं -b/a। ये बच्चों याद रखो रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
माइनस बी बाई ए। अब ये b क्या है, तो b क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक। तो ये लिखेंगे यहां देखो, माइनस x का गुणांक बटे माइनस x का गुणांक बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? यानी अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए। तो यानी कि यदि हमें कोई बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, तो उसमें से हम उनके शून्यों का, उनके जो जीरोज होंगे, जीरोज का जो अगर हमें सम निकालना हो यानी शून्य का योग निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक होगा उसको माइनस में ले लेंगे और x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे दोनों को इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्यों का योग निकल जाएगा, शून्यों का योग। हमने दो शून्य माना है, अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि घात 2 है सर, तो 2 उत्तर आएगा। ओके, अब अगर इनका गुणनफल पूछे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए क्या है सर, तो सी क्या है, देखो यहां पे बच्चों, इसमें सी क्या है, अचर राशि है, तो सी यहां लिखेंगे अचर, और बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये प्रूव किया हुआ है। इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। अच्छा, मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ हो कि भाई हमें एक बहुपद निकालिए, एक बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए, जहां आपको दे दिया जाएगा ये अल्फा और बीटा दो क्या है, हमारा शून्यक है, और उनके शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए है, और उनका गुणनफल इतना दिया हुआ है अगर, तो उसका बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं एस मतलब योग, सम ऑफ एक्स, सम मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस योग, ये शून्यों का योग, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस पी। तो इस तरह से पी का मतलब हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इस तरह से हम, अगर हमें दो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे, तो हम डायरेक्ट यहां पे निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद। इसी तरह से बच्चों एक और होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग त्रिघात बहुपद, इसमें एक बार देख लेते हैं। देखो, त्रिघात बहुपद अगर रहेगा, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, एक बार इसको बस देख लो थोड़ा सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों किस रूप में लिखाता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में होता है। तो अगर सर ये बताइए कि यदि द्विघात बहुपद था तो दो शून्य आए थे, तो अगर त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्य आने चाहिए। तो तीन शून्य हमने मान लिया, एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। ये क्या है, हमारा तीन शून्यक है, क्या है, शून्यक, जीरोज। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ये क्या है, हमारा तीन शून्यक है, मतलब तीन हल है, यानी इन तीनों का मान रखेंगे तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग निकाला था, उनका गुणनफल निकाला था, उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर लिखना हो तो इसके बराबर वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, जैसे उसमें था। तो माइनस बी बाई क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे में क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे ए है, ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? तो अगर तीनों का योग निकालना है, शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई। अच्छा, अगर इनका गुणनफल बोले तो गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका अगर योग पूछेगा, मतलब शून्यकों के योग, गुणनफल का योग, तो क्या होगा, ये हो जाता है हमारा c बाई ए। अब c बाई ए क्या होता है बच्चों, c क्या है, देखो x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, x का गुणांक
x का गुणांक और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, x³ का गुणांक। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे तो c बाय ए होगा, यानी x का गुणांक बटा x का गुणांक। अब देखो, अब अगर इस तरह का तीनों का गुणांक अल्फा गुने बीटा गुने गामा इस तरह देगा तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग सीधे, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई। अब डी क्या है तो अचर और ए क्या है x³ का गुणांक, तो लिखेंगे क्या, माइनस अचर बटा ए क्या है हमारा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो इस तरह से जब क्वेश्चन देगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों चीज हमें दिया हुआ रहेगा, अगर ये नहीं भी दिया और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है हमें सिर्फ, अगर ये तीन भी दे देगा तो हम इन तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमें बहुपद दिया रहेगा और ये तीनों दिया रहेगा तो हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने द्विघात बहुपद में देखा कि अगर मान लो हमें यही दे दिया गया हो, सिर्फ ये दे दिया गया हो ये, और बोला हमें बहुपद निकालिए, तो क्या करेंगे, तो जैसे हमने उसमें निकाला द्विघात में, उस दिन हम लोग इसमें भी निकालेंगे। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, बस देखिए, तो बहुपद अगर त्रिघात बहुपद निकालना हो, त्रिघात बहुपद अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो हमने निकाला था अभी उसी को बस पुट करना है, इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा बच्चों, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। अगर इनका वैल्यू जब हम पुट कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं जब हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफलों का योग और उनके गुणनफल हमें पता होंगे तो हम आसानी से त्रिघात बहुपद भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी कि बहुपद के बारे में देखा, बहुपद का इंट्रोडक्शन हमने देखा, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण देखा पदों के आधार पे और घातों के आधार पे, फिर हमने देखा कि उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को देखा, किस तरह से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों का संबंध को देखा, और अगर हमें गुणांकों के संबंध दिए हुए हैं और यदि हमें उससे द्विघात या त्रिघात बहुपद निकालने को कहा जाए तो हमने उसका फॉर्मूला भी देखा। और बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, बाकी कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, यहां तक अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।